वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज इंटरनेशनल बिजनेस। यूनिट 10 है आपके सिलेबस की, और इंटरनेशनल बिजनेस के बाद हम अपना सिलेबस जो है यहाँ पे हमारा ओवर हो जाएगा। तो ये लास्ट चैप्टर है, तो डेट्स वाइज इसको स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो हमने यूनिट 9 पढ़ी थी, उसमें हमने पूरा इंटरनल बिजनेस के बारे में पढ़ा था कि जो इंटरनल ट्रेड होता है हमारा, वो किस तरीके का होता है। जो हमारी कंट्री है, नेशनल बाउंड्रीज के अंदर जो हम बिजनेस करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल ट्रेड वहां पर कह रहे थे। उसके टाइप्स हमने वहां पर देखे थे, डिफरेंट डिफरेंट ऑन द बेसिस ऑफ द रिलेशनशिप, ऑन द बेसिस ऑफ स्केल, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी। तो डिफरेंट डिफरेंट होलसेलर, रिटेलर्स किस तरीके से बिजनेस करते हैं, वो सब चीजें हमने वहां पर देख ली थी। अब यह उसकी जो मेन डेफिनेशन थी, मेन डेफिनेशन क्या थी कि एक ऐसा ट्रेड जो नेशनल बाउंड्रीज के अंदर हो रहा है, उसको हम इंटरनल ट्रेड कहा गया है। अब इंटरनेशनल ट्रेड किसे कहा जाएगा? जस्ट इसके अपोजिट कह लीजिए, जब नेशनल बाउंड्रीज को क्रॉस करके किया जा रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? इंटरनेशनल ट्रेड कह सकते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस। तो इसके कंसेप्ट को समझते हैं कि हमें दूसरी कंट्री में बिजनेस करने की क्या नीड है, क्यों हम दूसरी कंट्री में बिजनेस करते हैं, इसका क्या प्रोसीजर है पूरा, क्या इसके एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हो सकती हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर भी होगा, सपोज कीजिए हम दूसरी कंट्री से कुछ परचेज करते हैं। ठीक है, तो हमने उसमें पढ़ा था बेटा, जब हमने यूनिट 1 पढ़ी थी अपनी। तो यूनिट 1 में हमने वहां पे टाइप्स ऑफ ट्रेड पढ़ी थी। टाइप्स ऑफ ट्रेड में हमने वो भी पढ़ा था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और इंटरफ्लोट। तो वो सारी चीजें यहाँ पर डिटेल में दी गई हैं आगे, व्हाट इज इंपोर्ट, व्हाट इज एक्सपोर्ट। तो दूसरी कंट्री से जब हम गुड्स परचेज करते हैं, उसे इंपोर्ट करना कहते हैं। दूसरी कंट्री में जब गुड्स सेल आउट करते हैं, उसको एक्सपोर्ट करना कहते हैं। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या है, उसका प्रोसीजर क्या होता है, व्हाट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारी चीजें, ये सारे टॉपिक्स हम इस चैप्टर में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, इस यूनिट में। तो लेट्स स्टार्ट विद द कंसेप्ट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। इसका क्या कंसेप्ट है और इसकी नेचर क्या है, आज की वीडियो में हम ये देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इंटरनेशनल बिजनेस कंसेप्ट की बात करते हैं। एक्चुअल में हमें क्या जरूरत पड़ी कि हम जो है इंटरनल ट्रेड के अलावा इंटरनेशनल बिजनेसेस भी स्टार्ट किए जाएं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे बड़ी जो मेन नीड थी वो है बेटा, जो मेन बेस जो इसके लिए पीछे था, जो हमें जिस चीज ने सबसे ज्यादा फोर्स किया कि हमें इंटरनेशनल बिजनेस करना चाहिए, और वो मेन जो बेस था, वो बेस क्या है? बेस इज द नेचुरल रिसोर्सेज। मीन्स डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। वो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द वेदर, वो चीजें डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर प्रोड्यूस होती हैं। कुछ चीजें ऐसी, जैसे सपोज कीजिए जो डायमंड है, डायमंड कुछ जगह पर ही प्रोड्यूस होता है। जो आयरन है, जो लोहा है, वो कुछ कुछ पर्टिकुलर जगह पर प्रोड्यूस होता है, कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज में। गेहूं चावल केवल इन्हीं स्टेट में ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं, दूसरे स्टेट में वो प्रोड्यूस नहीं होते। तो इस तरीके से जो नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है, नेचुरल रिसोर्सेज सब जगह पर, सब जगह सपोज कीजिए हम अपनी कंट्री की बात करें, हमारे इंडिया में जो ऑल टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो सारे सब जगह पर एक जैसे अवेलेबल नहीं है। कहीं पर कुछ ज्यादा है, कहीं पर कुछ कम है, कहीं पर बिल्कुल भी नेचुरल रिसोर्सेज ना हो, ऐसा भी पॉसिबल है। तो जो है ये सब क्या है, उन सबको बैलेंस करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? बिजनेस करने की जरूरत पड़ती है। हमने जब यूनिट अपनी 1 पढ़ी थी, तो उसमें पढ़ा था हमने 3 टाइप ऑफ इंडस्ट्री हमने वहां देखी थी। प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकंड वन हमारी कौन सी इंडस्ट्री थी? सेकेंडरी इंडस्ट्री थी, जिसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट और हमारा जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो आती है। उसके बाद तीसरे नंबर पे थी टर्टायरी इंडस्ट्री। ठीक, तो जो प्राइमरी इंडस्ट्री का काम था, प्राइमरी इंडस्ट्री का जो फर्स्ट वहां पे जो रॉ मटेरियल होता है, प्राइमरी इंडस्ट्री का काम होता है नेचुरल रिसोर्सेज से, नेचुरल प्रोडक्ट से, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनसे वो उनका रॉ मटेरियल थे। यानी प्राइमरी इंडस्ट्री का जो रॉ मटेरियल होता है वो क्या होता है? नेचुरल रिसोर्सेज होता है। नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके वो कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं, जो उनका फिनिश गुड्स होता है, ऐसा प्रोडक्ट होता है जो किसके यूज आ पाए? सेकेंडरी इंडस्ट्री के यूज में आ पाए। ठीक है, तो वहां पर क्या है, यानी सबसे पहला काम, जो भी कोई प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, वो सबसे पहला जो उसका बेस है वो क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज है। और नेचुरल रिसोर्सेज से ही हमारे आगे प्राइमरी इंडस्ट्री वर्क करती है, सेकेंडरी इंडस्ट्री या फिर टर्टायरी इंडस्ट्री उन्हीं के ऊपर आगे वर्क करती है। तो नेचुरल रिसोर्सेज पर बहुत
हम 99% किसी भी प्रोडक्ट के लिए किस पर डिपेंडेंट है, नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंड है। उसके बाद उनको फिनिश गुड्स करके उसमें रेक्टिफिकेशन करके उसमें और मॉडर्नाइजेशन करके तब चेंज करके हम क्या बनाते हैं, फाइनल गुड्स कंज्यूमर के लिए जो कंज्यूम किए जाने वाले गुड्स हैं वो बनाए जाते हैं, राइट। सो डेट्स वाई सपोज कीजिए हमारे यहाँ पर किसी पर्टिकुलर कंट्री की बात करें, हम वहाँ पर जो है कोई भी पर्टिकुलर जो रॉ मटेरियल है वो ज्यादा प्रोड्यूस होता है, तो वो क्या करेंगे, वहाँ पे उस रॉ मटेरियल से उस फिनिश गुड्स को प्रोड्यूस करें। फिनिश गुड्स को प्रोड्यूस करने के बाद आफ्टर डेट वो क्या करें, उस फिनिश गुड्स को प्रोड्यूस करने के बाद जितना उनकी कंट्री में कंज्यूम किया जा रहा है वहां पर कंज्यूम कर लें। आफ्टर डेट जो एक्सेस गुड्स बचा है उस गुड्स को वो क्या करें, आगे सेल आउट करें, मीन्स एक्सपोर्ट कर दें अदर कंट्री में, जिससे कि अदर कंट्री की रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो पाए। आपकी कंट्री में जितना आपने यूज हो सकता था उस नेचुरल रिसोर्स का आपने यूज कर लिया, बाकी क्या कर सकते हैं, आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं एज अ फिनिश गुड्स और एज अ रॉ मटेरियल। वो डिपेंड करता है कंट्री पर, वहाँ पे स्टैब्लिश इंडस्ट्रीज पर, वहाँ की गवर्नमेंट पर कि वो उसको कैसे एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। अपने यहाँ पर इंडस्ट्री स्टैब्लिश करना चाहते हैं या फिर एज इट इज रॉ मटेरियल ही वो एक्सपोर्ट कर देना चाहते हैं। तो जो मेन बेस है वो क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज, जिसकी वजह से जो है हमें इंटरनेशनल बिजनेस करने का क्या मिलता है, हम लोग उसको करने के लिए इंकरेज होते हैं। एक बार इसका मीनिंग देखते हैं यहाँ पर, इट रेफर्स टू बिजनेस एक्टिविटीज टेकिंग प्लेस बिटवीन टू कंट्रीज। सिंपल, बहुत इजी सा मीनिंग दिया है कि एक ऐसा बिजनेस जो दो कंट्रीज के बीच में किया जा रहा है वो कौन सा बिजनेस होगा, आपका इंटरनेशनल बिजनेस होगा। चलिए आज की फीचर्स पर आते हैं। फीचर्स से हम इसको बहुत अच्छे से और इजिली समझ लेंगे। फर्स्ट पॉइंट दिया गया है फीचर्स में, इसके नेचर में, इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू कंट्रीज, यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस कौन सा बिजनेस है जहां पर कम से कम दो कंट्रीज इन्वॉल्व हो, एक दो से ज्यादा भी इन्वॉल्व हो सकती हैं, बट शुड बी टू कंट्रीज इन्वॉल्व, मतलब टू कंट्रीज को जो है वहां पे इन्वॉल्व होना जरूरी है। एक कंट्री परचेज करे, दूसरी कंट्री सेल आउट करे। ऐसा भी था जब हमने एंटरप्राइज पढ़ा था, तो एंटरप्राइज में क्या था कि हम एक कंट्री से परचेज करके उसको दूसरी कंट्री में सेल आउट कर देते, थर्ड वन में, अपनी कंट्री में कंज्यूम ना करके। सपोज कीजिए हम इंडिया में रहते तो हमने ऑस्ट्रेलिया से गुड्स परचेज करके अमेरिका में सेंड कर दिया, तो ये भी एक प्रोसेस है। तो तीन कंट्रीज में इन्वॉल्व हो सकती है, बट कम से कम दो कंट्रीज वहां पर इन्वॉल्व होनी चाहिए। उसी बिजनेस को हम क्या कहेंगे, इंटरनेशनल बिजनेस कहेंगे। आफ्टर दैट द सेकंड पॉइंट इज मैनी बेसिस। इसके क्या है, बहुत सारे बेस हैं, मैनी बेसिस। जो इंटरनेशनल बिजनेस किया जाता है इसके बहुत सारे बेस बताए यहाँ पर। उसमें जो फर्स्ट बेस है जो वो क्या है, अनडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, उनको बैलेंस करने के लिए इंटरनेशनल बिजनेस किया जाता है। नेक्स्ट है लैंग्वेज डिफरेंस। इसमें क्या होता है बेटा, लैंग्वेज डिफरेंट होती है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज जब आपस में बिजनेस करेंगे वहां के लोग, हमारी हम एक इंडिया में ही बात करें, इंडिया की लैंग्वेज में अगर हम डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में चले जाएं, हरियाणा में, यूपी में, बिहार में, मुंबई में, तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट लोकल एरिया का, लखनऊ में हम चले जाएं तो वहां पर क्या, यूपी के अंदर भी देखिए हम लोग हमारी सिटी में और वहां पे लखनऊ में, तो लैंग्वेज में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। बट हमारे यहाँ पर क्या है, हिंदी ही लैंग्वेज, मोस्ट ऑफ हिंदी ही लोग यूज करते हैं, और इंग्लिश तो हमारी इंटरनेशनल लैंग्वेज है ही। तो हिंदी लैंग्वेज यूज करने के बाद भी हमारी जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज है, लोकल जो हमारी लिपि है, उसका हमारी लैंग्वेज में क्या दिखाई देता है, असर दिखाई देता है। बट अदर कंट्री में इतनी दूर हम लोग बिजनेस करने वाले हैं, वहाँ की तो लैंग्वेज ही क्या होती है, डिफरेंट है। अगर हम किसी पर्टिकुलर, सपोज कीजिए हम फ्रांस में बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ की लैंग्वेज फ्रेंच है, हमें फ्रेंच आनी चाहिए। वहाँ बिजनेस करने के लिए, वहाँ के पर्सन से कांटेक्ट करने के लिए हमें फ्रेंच लैंग्वेज में ही बात करनी पड़ेगी। इंटरनेशनल बिजनेस या तो है इंग्लिश में कम्युनिकेट करें हम लोग, ठीक है, या फिर और ज्यादा डीप में उन लोग को समझने के लिए, उनसे बात करने के लिए, उनसे घुलने मिलने के लिए जरूरी है कि हमें उनकी लैंग्वेज भी आती हो। जो लैंग्वेज, और जितनी ज्यादा लैंग्वेज हमें आएंगी इंटरनेशनल बिजनेस करने में, हमें उतना ही ज्यादा बेनिफिट होगा, उतना ही अच्छे तरीके से हम अपने बिजनेस को कैरी ऑन कर पाएंगे, अच्छे से चला पाएंगे बिजनेस को। और सबसे बड़ी बात, ज्यादा अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के बारे में सोच सकते हैं जितना ज्यादा हमें लैंग्वेज आती है। नेक्स्ट वन इज कंपैरेटिवली मोर रिस्की। ये जो इंटरनेशनल बिजनेस है ये थोड़ा सा ज्यादा रिस्की होता है, मोर रिस्की होता है।
इन कंपेयर टू किसकी कंपेयर में? डोमेस्टिक बिजनेस की कंपेयर में। यहाँ पे किसकी कंपेयर की बात कर रहे हैं? डोमेस्टिक बिजनेस की कंपेयर में ज्यादा रिस्की होता है। व्हाट इज द डोमेस्टिक बिजनेस? डोमेस्टिक बिजनेस जो आपकी कंट्री के अंदर किया जा रहा है, इंटरनल ट्रेड। क्योंकि वहां पर क्या है, इंटरनल ट्रेड हम लोग ट्रेन से, लॉरी से, कैसे भी गुड्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर सेल आउट कर देते हैं, परचेज कर लेते हैं रॉ मटेरियल। बट इंटरनेशनल बिजनेस में क्या होता है, हमें एक बहुत दूर है, डिस्टेंट प्लेसेस पर वो कंट्री जो है सिचुएटेड है, तो इतने दूर के प्लेसेस पर जब हम गुड्स सेल आउट करते हैं या गुड्स को परचेज करते हैं, वहां से एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट हम लोग जब कर रहे होते हैं, तो एट दैट टाइम जो गुड्स हमारा जाता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, बाय शिप जाता है। वो सी है, क्योंकि बड़े बड़े महासागर हैं, समुद्र हैं बीच में, वो हमें पार करने होते हैं। बाय शिप मोस्ट ऑफ गुड्स जाता है। तो जब बाय शिप गुड्स जा रहा है, और दूसरी बात, आप समुद्र में अपना गुड्स भेज रहे हैं, तो वहां पर जो है 20-50% ये पॉसिबिलिटीज होती हैं भाई, क्लाइमेट की, जो वेदर है, सुनामी ना आ जाए, एकदम से बाढ़ ना आ जाए, तो कहीं हमारा गुड्स खराब हो गया। बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज रहती हैं रिस्क होने की। आपने जो करोड़ों रुपए का गुड्स अपना पूरा स्लोट वहां पर भेजा था, वो सारा खराब भी हो सकता है। ऐसा भी पॉसिबल है कि पूरा शिप पानी में डूब जाए। ये हमने इंश्योरेंस वाले चैप्टर में पढ़ा था कि हम क्या कराते हैं, हल इंश्योरेंस करा लेते हैं, ठीक है, या फिर हम अपने कार्गो इंश्योरेंस करा लेते हैं, अपने गुड्स का, शिप का इंश्योरेंस कराते हैं। बट फिर भी वहां भी तो प्रीमियम की अमाउंट जा रही है। क्या हम इंश्योरेंस कराते तो क्या प्रीमियम पे नहीं करते? प्रीमियम पे करते हैं। वो भी क्या है, हमारा रिस्क है, होने वाला लॉस। जो लॉस हमें इन फ्यूचर होने वाला है, उस होने वाले रिस्क का जो डर हमारे माइंड में, उसी तो रिस्क हम कह रहे हैं, यानी कि लॉस होने का डर। रिस्क के रिस्क है क्या अपने आप में? जो भी लॉस होने का डर है इन फ्यूचर, हमें उसी को हम रिस्क कहते हैं। तो यहाँ पर रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है इन कंपेयर टू द डोमेस्टिक बिजनेस, ठीक है, ड्यू टू सी। नेक्स्ट बात करें गवर्नमेंट इंटरवेंशन। यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन थोड़ा ज्यादा होता है इन कंपेयर टू द इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड की कंपेयर में तो देखो, इंटरनल ट्रेड में भी है गवर्नमेंट का इंटरवेंशन, बट इंटरनल ट्रेड में इतना ज्यादा नहीं है जितना कि इंटरनेशनल ट्रेड में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन है। गवर्नमेंट इंटरफेयर करती, सबसे पहली बात, हम अगर किसी कंट्री में बिजनेस करना भी चाहते हैं किसी कंट्री के साथ अगर, तो वहां पर हमें बिजनेस करने के लिए परमिशन चाहिए गवर्नमेंट की। आप नॉर्मली देख लीजिए, जब हम अदर कंट्री में जाते हैं तो वीजा पासपोर्ट हमें बनवाना पड़ता है। वीजा पासपोर्ट हमें चाहिए, उसके बाद हमें टिकट मिलेगा। इट मीन्स कि हमें गवर्नमेंट से परमिशन लेनी है कि हम उस कंट्री में जा सकते हैं या नहीं। अपनी गवर्नमेंट से भी परमिशन ले, और दूसरी गवर्नमेंट से भी, दूसरी कंट्री की गवर्नमेंट से भी हमें परमिशन लेनी होती है। और वो जो वीजा बनता है हमारा, वीजा भी कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए बनता है। उसका भी क्या होता है, टाइम पीरियड होता है कि अगर हमें 10 दिन के लिए जाना है तो 10 दिन का, 15 दिन का, 1 महीने का, 6 महीने का। आफ्टर डेट हम उसके बाद भी वहां रहना चाहते तो रिन्यू कराना पड़ेगा, हमें उसको दोबारा से बनवाना पड़ता है। ये कुछ प्रोसीजर हैं जो गवर्नमेंट के हमें क्या करने पड़ते हैं। नॉर्मली अगर हम घूमने जा रहे हैं, पढ़ाई करने जा रहे हैं, तो भी हमें ये रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ती हैं। अब क्या है, ये तो हम बिजनेस करने वाले हैं। हम क्या कर रहे हैं, गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। क्या पता हम किस चीज का गुड्स का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सो दैट्स वाई हमें क्या करना पड़ता है, गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है कि हम उस कंट्री के साथ बिजनेस कर सकते हैं या नहीं। गवर्नमेंट की कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे एनिमी कंट्री अगर हमारी कोई है तो हम उनके साथ बिजनेस नहीं कर सकते। गवर्नमेंट की अगर मनाही है तो हम उनके साथ बिल्कुल भी बिजनेस नहीं करेंगे, वो हमें अलाउड ही नहीं है। उसके बाद भी कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कुछ पर इंस्ट्रक्शन, हमारे पास रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, जैसे हमारे इलीगल प्रोडक्ट्स हम सेल आउट नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग जो है लीगल प्रोडक्ट दिखाकर अपना उसके अंदर इलीगल वर्क भी करते हैं। वो सब चीजें नहीं होनी चाहिए। सो दैट्स वाई जब हम, हमारा जो गुड्स है वो शिप से, सपोज कीजिए शिप से हमारा गुड्स पोर्ट पर हमारा उतारा जाता है, वहां पर डेस्टिनेशन तक गुड्स पहुंचता है। उसके बाद वहां पर क्या किया जाता है, गुड्स को चेक किया जाता है। वो पूरा प्रोसेस हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट में पढ़ेंगे। तो गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं इंटरफेयर है हमारे काम में। इन कंपेयर टू डोमेस्टिक बिजनेस बहुत ज्यादा गवर्नमेंट का इंटरवेंशन इंटरनेशनल बिजनेस में रहता है। तो ये भी एक इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर है कि गवर्नमेंट के इंटरवेंशन के बिना
ये बिजनेस स्टार्ट करना या इस बिजनेस में एंटर करना पॉसिबल ही नहीं है। हमें गवर्नमेंट की जो भी कंडीशंस हैं, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको सबको फुलफिल करना ही पड़ेगा। आफ्टर दैट द लास्ट पॉइंट इज पेमेंट इन फॉरेन करेंसी। यहाँ पर जो पेमेंट किया जाता है वो किसमें किया जाता है? फॉरेन करेंसी में पेमेंट किया जाता है। मीन्स जिस कंट्री के साथ आप बिजनेस कर रहे हो, हम लोग सपोज कीजिए अमेरिका के साथ बिजनेस कर रहे हैं, अमेरिका में डॉलर चलते हैं, तो हमें यहाँ से पहले अपने रुपीज को डॉलर में कन्वर्ट कराना होगा। आफ्टर डेट वहां जो पेमेंट जाएगा वो डॉलर में जाएगा। अमेरिका वाले हमें पेमेंट कर रहे हैं तो हमारे यहाँ रुपीज चलती है, तो पहले वो डॉलर को रुपीज में कन्वर्ट कराएंगे, आफ्टर डेट वो यहाँ पेमेंट करेंगे रुपीज में। तो जिस कंट्री में पेमेंट किया जा रहा है वो उस कंट्री की करेंसी में पेमेंट किया जाएगा। तो सोचिए ये भी एक काम है, ये भी एक एक्स्ट्रा वर्क है जो डोमेस्टिक बिजनेस में, इंटरनल ट्रेड में नहीं किया जाता। यहाँ पर क्या है, हमें सब लोग रुपीज ही चलती है, सबकी करेंसी सेम है, रुपीज है, तो सब लोग रुपीज में एक दूसरे को तुरंत यूं ही पेमेंट कर देते हैं। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन यहाँ भी नहीं, क्योंकि हमें अपनी मनी, सबके पास 10 रुपीज है, मुझे इसको 10 ही देने हैं। वहां पर क्या है, डॉलर को रुपीज में चेंज कराना है, रुपीज को पॉइंट्स में चेंज कराना है, पॉइंट्स को दूसरी करेंसी में चेंज कराना है। तो वो सब क्या है कि हमें कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का रोल इंक्रीज हो रहा है हमारे वर्क में। हमें गवर्नमेंट की हेल्प लेनी पड़ रही है बाय द बैंक, बाय द आरबीआई। तो हम लोग क्या करेंगे, अपनी करेंसी को चेंज कराते हैं, फॉरेन एक्सचेंज हमें जाना पड़ता है, परमिशन लेनी पड़ती है। और इसमें क्या होता है, जैसे डॉलर के रेट इंक्रीज डिक्रीज होते रहते हैं, हमने सुना होगा डॉलर इतने रुपए चल रहा है, 70 रुपीज चल रहा है, 30 रुपीज चल रहा है। यानी कि अगर हम 70 रुपीज को चेंज कराते हैं डॉलर में, तो 70 रुपीज देकर हमें $1 मिलेगा। सोचिए, वहां पैसे कम पहुंच रहे हैं, यहाँ से ज्यादा जा रहे हैं। ये सारी चीजें क्या है कि हमें इनमें क्या करना पड़ता है, गवर्नमेंट का इंटरफेयर है ये। और हमें ये थोड़ी सी जो कॉम्प्लेक्सिटीज है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है ये इंटरनेशनल बिजनेस। सो डेट्स वाई यहाँ पर जो है बहुत कम लोग इस बिजनेस में एंटर कर पाते हैं, जो बहुत ज्यादा प्रॉफिटेरिंग के मोटिव से, या अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, या जो इंटरनेशनल लेवल पे गुडविल अर्न करना चाहते हैं। बहुत मनी होने के बाद भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, अच्छा बिजनेस चला रहे हैं, बट वो इंटरनेशनल बिजनेस मूव ऑन नहीं कर पाते, बिकॉज ऑफ हमारी गवर्नमेंट के साथ अच्छे टर्म्स एंड कंडीशंस भी होने चाहिए, और हम इस बिजनेस को अच्छे से चला पाए। हमारे पास करेंसी का पेमेंट हमें जो करना है, उस पर्टिकुलर अमाउंट का जो भी अमाउंट हम पे कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर वहाँ की करेंसी में ही करना है। आई होप कि बेटा कि आपको ये जो टॉपिक है आज के, फीचर वगैरह सब समझ में आ गए होंगे। इंटरनेशनल बिजनेस का कंसेप्ट आज हमने पढ़ा है, फीचर्स हमने पढ़ लिए। आफ्टर डेट इसमें इसके बेनिफिट्स, स्कोप्स के बारे में बताया गया है, वो हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में केवल इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। बेटा मैं अटेंडेंस ले रही हूँ पहले। मैम बोलो। मैम, जो इसके आगे का टॉपिक है इम्पोर्ट ट्रेड और एक्सपोर्ट ट्रेड, तो ये तो हमारे सिलेबस से डिडक्ट हो चुका है ना? हाँ, डिडक्ट हो गया बेटा, बट फिर भी मैं और मैम आपको वर्ल्ड ट्रेड भी ना? हाँ, मैंने देखा तो ऐसे ही था कि वर्ल्ड ट्रेड भी डिडक्ट हो गया है। उसका जो मेन ऊपर के कंसेप्ट है मैं वो आपको समझा दूंगी थोड़े से, जिससे कि आपका मतलब बेस स्ट्रांग रहे, क्योंकि 12th में जाके ना ये सब चीजों की जरूरत पड़ती है, तो पता होनी चाहिए, है ना। ओके मैम। पेपर में नहीं आएंगे, बट मैं आपको समझा दूंगी कि इम्पोर्ट प्रोसीजर क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या चाहिए होता है। ओरली वैसे एक क्लास में पूरा समय से समझा दूंगी। रोल नंबर 19, 37। अब तो बस 15 तक हो जाएगा हमारा, 2-3 क्लास का। जितने टॉपिक उतने क्लास समझो, उतना ही है सिलेबस, ज्यादा नहीं बचा। मैम आपने रिकॉर्डिंग ऑफ नहीं की?